Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture, we are going to start the SLOs 1371 and 1372. इन दो SLOs के अंदर हमें पोटेंशियल डेंजर डिस्क्राइब करना है ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। एक स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या क्या डेंजर सिचुएशंस हो सकती हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कि स्टैटिक चार्जेस के हैजर्ड से बचने के लिए हमें अप्लाई करने चाहिए वो सीखेंगे। जो स्टैटिक चार्ज है उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट स्टिल इन सम केसेस इट कैन बी वेरी डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक टैंक के अंदर फ्यूलिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर टैंक एंड दिस इज द नोजल ऑफ दैट होस और पेट्रोल पाइप और दिस इज द टैंक। चाहे हम किसी व्हीकल के अंदर फ्यूलिंग कर रहे हों, चाहे हम हैवी कंटेनर के अंदर कर रहे हों, चाहे हम एरोप्लेन्स के अंदर रिफ्यूलिंग कर रहे हों, जो प्रोसेस हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सबके अंदर होता है। अब यहाँ जो पाइप है हमारे पास, ये सबने देखा होगा कि फ्यूलिंग में एक रबर का पाइप होता है, दिस इज पाइप, एंड यहाँ से फ्यूल जो है वो फ्लो होकर इस टैंक के अंदर जो है वो फिल होता जाता है। So this pipe and this fuel, they both are insulator. ये दोनों जो है वो इंसुलेटर है। और जो पाइप के अंदर से फ्यूल फ्लो होके आ रहा है, so there is a friction between them. इन दोनों के दरमियान जो है फ्रिक्शन होती है। और हम ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस दिस टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये जो फ्यूल इस पाइप के अंदर से फ्लो होकर इसके अंदर फॉल कर रहा है, सो इस फॉल होने से ये पाइप और ये फ्यूल दोनों पे चार्ज आ रहा है। लेट्स सपोज दिस पाइप हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस फ्यूल हैज बिकम पॉजिटिव चार्ज। सो इस पाइप और फ्यूल के दरमियान जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से इस फ्यूल पर और इस पाइप के ऊपर दोनों पे चार्ज आ गया। तो लेट्स अज्यूम दैट दिस पाइप हैज बिकम पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज एंड दिस फ्यूल हैज बिकम पॉजिटिव चार्ज। सो अब क्या होगा, जितनी देर तक ये रिफ्यूलिंग का प्रोसेस चलेगा उतनी देर तक इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन की वजह से कंटिन्यूसली एक चार्ज बिल्डअप होता जा रहा है। जितना ज़्यादा चार्ज बिल्डअप होगा इस पाइप के ऊपर, उतना ज़्यादा चार्ज बिल्डअप हो जाएगा इस फ्यूल पे। एंड वी नो दैट देयर इज ऑपोजिट चार्जेस ऑन दिस फ्यूल एंड दिस फ्यूल पाइप। और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, they attract each other. There is a force of attraction between them. So ये positive charges jump करके attract नहीं हो सकते, इसके ऊपर move नहीं कर सकते। क्या होगा, this negative charge jump करके इस positive की तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये बात याद रखें कि जब भी चार्ज फ्लो करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम यूज भी करते हैं। बट जब चार्ज जंप करता है तो जंप करने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज नहीं करते, उसके जंप होने से एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क सबने देखा होगा चार्ज के जंप होने की वजह से। तो जब ये चार्ज जंप होकर फ्यूल के पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, तो इस जंप होने की वजह से देयर विल बी अ स्पार्क प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्यूल। और जब फ्यूल की प्रेजेंस में, फ्यूल के वेपर्स की प्रेजेंस में, जब चार्ज फ्यूल की प्रेजेंस के अंदर जब चार्ज जंप करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर फायर प्रोड्यूस होने के, एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांसेस बढ़ जाएंगे, सो देयर इज अ चांस कि यहाँ पर जो है वो फायर बर्न हो जाए या फिर ये जो कंटेनर है वो बर्स्ट हो जाए। साथ साथ ये भी बात माइंड में रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जब भी हम फ्यूलिंग कर रहे होंगे देयर विल बी अ फायर और देयर विल बी अ स्पार्क, ऐसा जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ चांस कि ऐसा
हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सबने ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में, जब हम फ्यूलिंग करवा रहे होते हैं किसी पेट्रोल पंप से, तो वो जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो इस नोज को या इस पाइप को हमारा जो मेटल का टैंक है उसके साथ टच कर देता है। सबने नोट किया होगा ये कि जो पाइप है वो हमारी जो फ्यूल टैंक होता है उसके साथ टच कर देते हैं। टच करने से क्या होगा, these charges will get a safe passage to become neutralized। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इस मेटल के टैंक के साथ आसानी से ट्रैवल करेंगे और इस फ्यूल के साथ अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो इन चार्जेस को जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंप नहीं करेंगे तो यहाँ कोई स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा और फायर एक्सप्लोजन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। एक काम तो वो ये करते हैं कि इस पाइप को इस टैंक के साथ टच कर देते हैं। टच नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था, दिस चार्ज डू नॉट गेट द सेफ पैसेज टू गेट न्यूट्रलाइज। जब टच कर दिया हमने तो मेटल के टैंक से चार्जेस आसानी से फ्लो हो गए और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल, वो जो हैवी कंटेनर्स या वो हैवी ट्रक्स जो कि इस फ्यूल को लेकर कैरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कंटेनर और ये कंटेनर क्या कर रहा है, इसके अंदर फ्यूल को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा है। जब ये एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहा है, सो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड दिस मेटल बॉडी। एयर और मेटल बॉडी के दरमियान एक फ्रिक्शन मौजूद है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ चार्ज ऑन द फ्यूल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस टैंक। ये जो इस टैंक के अंदर फ्यूल मौजूद है, उस फ्यूल के ऊपर चार्ज आ जाएगा। कहाँ से आया चार्ज, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टैंक एंड फ्यूल और द एयर एंड टैंक। तो फ्रिक्शन की वजह से इस फ्यूल के ऊपर चार्ज आ गया। अब चार्ज जितनी देर तक फ्रिक्शन होती रहेगी तब तक ये चार्ज बिल्डअप होता जाएगा। जब चार्ज बिल्डअप होता जाएगा, सो देयर इज अ चांस कि वो चार्ज को जंप करने की जरूरत पड़े। नियर कोई बॉडी आती है कंडक्टर की तो उस पर जंप कर सकता है, ग्राउंड के ऊपर जंप कर सकता है। कहीं पर भी अगर चार्ज को जंप करने की नौबत आई तो चार्ज ड्यूरिंग जंपिंग इट विल प्रोड्यूस अ स्पार्क। और जब भी स्पार्क प्रोड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्यूल तो क्या होगा, देयर विल बी अ चांस ऑफ एक्सप्लोजन और फायर। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सबने ये डेली लाइफ में ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि जो हैवी कंटेनर्स होते हैं जो कि मोस्टली फ्यूल को कैरी करते हैं, दे हैंग अ मेटल चेन बिलो दी ट्रक और बिलो दी कंटेनर। वो यहाँ पर उस कंटेनर की बेस में जो है वो मेटल की चेन को हैंग कर देते हैं एंड दिस चेन इज टचिंग द ग्राउंड। वो जो चेन है वो क्या कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही होती है। तो इस मेटल की चेन को क्यों लगाया, बिकॉज इस कंटेनर की बॉडी पे जो चार्ज आया है वो सेफली डिस्चार्ज हो जाए ग्राउंड के अंदर। और जब सेफली डिस्चार्ज होता रहेगा, फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, दिस चेन कैन प्रोवाइड अ सेफ डिस्चार्ज ऑफ टू दिस चार्जेस टू द ग्राउंड। तो उससे क्या होगा कि चार्ज को जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब चार्ज जंप नहीं करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ फायर और एक्सप्लोजन। इसी तरह से फ्यूलिंग जो एरोप्लेन्स के अंदर होती है उसके अंदर भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि फ्यूलिंग के दौरान एक सेफ पैसेज प्रोवाइड कर दें एक थिन कॉपर वायर के थ्रू, ताकि जो मेटल की बॉडी के ऊपर जो चार्ज बिल्डअप हो रहा है उसको भी सेफली हम ग्राउंड कर सकें। साथ साथ ड्यूरिंग फ्लाइट जो एरोप्लेन की मेटल बॉडी है उस पर भी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और लैंडिंग के वक्त जो है वो उसके जो टायर्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं ताकि उस मेटल की बॉडी जो एरोप्लेन की है उसमें जो स्टैटिक चार्ज आ गया है वो पैसेंजर के उतरने से पहले ही जब वो लैंड करता है एरोप्लेन तो उसके जो टायर्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं तब वो क्या करते हैं कि वो मेटल की जो बॉडी है उसमें जो चार्ज बिल्डअप हुआ है उस चार्ज को इन स्पेशली डिज़ाइंड टायर्स के थ्रू
ग्राउंड कर देते हैं। इसके अलावा एक और डेली लाइफ फिनोमेना जिसमें थंडरस्टॉर्म है या फिर जो लाइटनिंग हो रही होती है उस थंडरस्टॉर्म के दौरान, वो लाइटनिंग भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। यहाँ जिन स्पार्क्स की हम बात कर रहे हैं वो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के स्पार्क्स हैं, और जो आसमान के अंदर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हम देख रहे होते हैं वो भी एक तरह का स्पार्क है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो क्लाउड्स के अंदर ये जो चार्ज है वो कहाँ से आया? अगेन द रीजन इज द फ्रिक्शन। Friction always produce two different type of charges on those two bodies. जब भी दो bodies आपस में rub होंगी, there will be a friction between them and there will be a transfer of charge that has taken place between these two bodies. So let's say ground से ऊपर ये जो cloud है, बहुत सारे क्लाउड जो मूव हो रहे हैं वो मूव होने के दौरान आपस में एक दूसरे से रब होते हैं, और इस रबिंग की वजह से क्लाउड्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्लाउड्स हैं आपस में कंटिन्यूसली रब हो रहे हैं, और रब होने से वन विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड द अदर बिकम पॉजिटिव चार्ज। सो जिस तरह से हम यहाँ पर अर्थ प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हमने मेटल की चेन लगा दी, तो ये काम हम इनके साथ नहीं कर सकते। सो ड्यूरिंग दिस रबिंग ये जो चार्ज बिल्डअप हो रहा है, स्टैटिक चार्ज ऑन दीज क्लाउड्स, तो वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि इन चार्जेस को एक सेफ डिस्चार्ज नहीं मिल पाता। जब सेफ डिस्चार्ज नहीं मिलता तो ये चार्ज क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दूर एक और क्लाउड मौजूद था जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गए, वो क्या करते हैं, वो जंप करके चले जाते हैं किस पे, उस पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड पे, ताकि ये भी न्यूट्रलाइज हो जाए और ये भी न्यूट्रलाइज हो जाए। और ये चीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है इसको हम कहते हैं लाइटनिंग। रेनी सीजन में या थंडरस्टॉर्म में जो हमें स्काई पे लाइटनिंग दिख रही होती है वो क्यों होती है, इस वजह से होती है। क्लाउड्स के दरमियान चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग, और चार्ज इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि डू नॉट गेट आ सेफ डिस्चार्ज, तो चार्ज को जंप करना पड़ता है, और जब चार्ज जंप करता है प्रोड्यूस स्पार्क। तो यहाँ इतना ज़्यादा चार्ज बिल्डअप हो जाता है इस रबिंग से कि वो जो डिस्चार्ज के थ्रू जब वो जंप करते हैं दूसरी बॉडी के ऊपर, तो इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का स्पार्क प्रोड्यूस होता है। हमने ये भी देखा है कि लाइटिंग एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ही नहीं होती, बल्कि एक क्लाउड से ग्राउंड पर भी हो रही होती है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कार मौजूद है। सो कार की जो मेटल बॉडी है, या फिर लेट्स से यहाँ हमारे पास एक ट्री मौजूद है। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अगर दूसरा कोई क्लाउड करीब मौजूद नहीं है तो जो दूसरी जो ग्राउंड पे करीब ऑब्जेक्ट्स मौजूद है उसको इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस का मतलब भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। सो दिस very high magnitude of negative charge will induce this car body or this tree। तो ये क्या करेगा, सारे इस नेगेटिव चार्ज की रिपल्जन की वजह से कार के अंदर जो मौजूद नेगेटिव चार्जेस है वो रिपेल होकर ग्राउंड हो जाएंगे, और कार की बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये जो चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस दूसरे क्लाउड पे फॉल करने के बजाय फॉल कर सकते हैं इस कार के ऊपर, और इस कार के ऊपर जब वो फॉल करेंगे तो उसका जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो हम यहाँ स्पार्क की सूरत में प्रोड्यूस होने से जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस जंपिंग ऑफ चार्ज या इस स्पार्क का जो डैमेज है वो इससे बहुत ज़्यादा होगा। सिमिलरली दिस क्लाउड, अगर यहाँ कोई और नेगेटिव क्लाउड मौजूद है तो इस नेगेटिव चार्ज क्लाउड में भी क्या होगा, देयर इज अ चांस कि वो क्लाउड जो है वो ट्री को इंड्यूस कर दे, नेगेटिव चार्ज रिपेल होके यहाँ ग्राउंड हो जाए, और जो अपर बॉडी है ट्री की वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। सो देयर इज अ चांस कि जो नेगेटिव चार्जेस है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया है कि देयर विल बी अ जंप ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस क्लाउड टू दैट ट्री और एनी अदर बॉडी टू ऑन दी ग्राउंड। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा
टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर भी जो है वो लाइटनिंग बोल्ट के फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके रूफ टॉप के ऊपर कुछ इस तरह की लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि जब लाइटनिंग बोल्ट उसके ऊपर फॉल करे तो वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेफ डिस्चार्ज मिल सके। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने कुछ डेंजरस हैजर्ड्स डिस्कस किए स्टैटिक चार्ज के, और साथ साथ कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स डिस्कस किए जिससे हम इन स्टैटिक चार्ज के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। So that was our lecture for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from our chapter electrostatics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.